नमस्कार। आज हम बात करेंगे कृषि को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से होते हैं, किस तरह से वो कृषि को प्रभावित करते हैं। कुछ भौगोलिक कारक प्रत्यक्ष रूप से कृषि को प्रभावित करते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं प्राचीन काल से कृषि का कार्य किया जा रहा है, वर्तमान में भी किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी विकास के साथ साथ हमारी कृषि ने भी उन्नति की है। प्राचीन काल में परंपरागत तरीके से कृषि की जाती थी, उसको हम परंपरागत कृषि का नाम भी देते हैं। और आज वर्तमान में वैज्ञानिक या आधुनिक कृषि की जाती है। इस तरह से दोनों कृषि की तुलना करते हैं तो हमें उनमें अंतर स्पष्ट नजर आता है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में इस अंतर को आसानी से हम समझ सकते हैं अगर हम परंपरागत कृषि और आधुनिक वैज्ञानिक कृषि में तुलना करते हैं। आज हम अगर विश्व के संदर्भ में बात करते हैं तो आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो, वहां भी आज ऐसे क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं जहां पर परंपरागत कृषि की जाती है, आदिम काल से भी की जा रही थी और वर्तमान में इस वैज्ञानिक युग में भी वो कृषि की जा रही है। तो इन दोनों प्रकार की जो कृषि है, परंपरागत और आधुनिक वैज्ञानिक कृषि, इनमें स्पष्ट रूप से हम अंतर स्थापित कर सकते हैं। भौगोलिक तथ्यों के हिसाब से भी इनमें हम अंतर स्थापित कर सकते हैं। कृषि एक ऐसा साधन जिसको भौगोलिक दशाओं का प्रतिफल मानते हैं, क्योंकि अधिकांशतः जो भौगोलिक कारक हैं वो कृषि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब हम जैसे बात करते हैं कृषि क्रिया की, तो इसमें अगर हम अनदेखी करते हैं, अवांछित हस्तक्षेप करते हैं, तो हमारे लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। भौतिक दशाओं में हम जो धरातलीय स्वरूप है, जलवायु है, मिट्टी है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो दशाएं होती हैं उनका घोतक होता है। यानी कृषि में चाहे वो परंपरागत हो चाहे वो आधुनिक वैज्ञानिक कृषि हो, उसको हम अगर अवांछित हस्तक्षेप करते हैं, जैसे एक जमीन में हम कृषि उत्पादन करते हैं, उसमें सिंचाई के साधन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक हमारे पास मौजूद है, तो कुछ समय के लिए हम अधिक उत्पादन वहां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक निश्चित समय के बाद में वो जमीन होगी, वो जो धरातल होगा जहां पर हमने अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया है, वो मिट्टी धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। यानी उस मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। ये भौगोलिक दशाएं होती हैं, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि की सभी गतिविधियों को प्रभावित करती हैं, साथ ही इसको एक निश्चित दिशा भी प्रदान करती हैं। जितनी भी भौगोलिक दशाएं होती हैं वो कृषि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं और उसकी एक निश्चित दिशा को निश्चित दिशा में वो ढालती हैं। फिर हम इन भौगोलिक दशाओं की कृषि के ऊपर अगर बात करते हैं तो ये भौगोलिक दशाएं जिनमें हम ढाल को, उच्चावच, हवाएं, वर्षा, तापमान, इनको शामिल करते हैं, ये कृषि के प्रारूप को
कृषि के प्रकार को और कृषि की वितरण की विभिन्नता क्षेत्रीय या प्रादेशिक यानी एक क्षेत्र को हम दूसरे क्षेत्र में विभाजित कर सकते हैं, उनके आधार पर उसका निर्माण करती है। यानी जितने भी भौगोलिक दशाएं हैं, भौतिक कारक हैं, वो कृषि के प्रकार को निर्धारित करता है, उसके प्रारूप को निर्धारित करता है, उसके वितरण को प्रभावित करता है, उसके घनत्व को प्रभावित करता है। यही अगर हम बात करते हैं एक ऐसे क्षेत्र की जहां पर मैदानी क्षेत्र है, यहां मैदानी क्षेत्र है, यहां मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो आपको चाइना, इंडिया, यूरोप, अमेरिका मैदानी क्षेत्र मिलेंगे, जलोढ़ मिट्टी के मैदान देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां हम चारों क्षेत्रों में कृषि के प्रकार भी अपने को अलग देखने को मिलते हैं, उसका वितरण भी अलग देखने को मिलता है, वहां उसका प्रारूप भी आपको अलग देखने को मिलता है। कंडीशन की अगर बात करते हैं तो जैसे हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, हम एक ही अक्षांश पर यह क्षेत्र स्थित है, लेकिन यहां का जो वितरण होगा, प्रारूप होगा कृषि का जो घनत्व होगा, कृषि का जो प्रकार होगा, वो स्पष्ट रूप से यहां अलग देखने को मिलता है। अब हम कृषि को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक होते हैं उसकी बात करते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले भौगोलिक या भौतिक कारक। भौतिक पर्यावरण कृषि को एक निश्चित दिशा देने में उसके प्रकार और विभिन्न प्रकार की जटिलताएं, ये सभी भौतिक दशाओं के विभिन्न रूपों से प्रभावित होती हैं। इनमें हम शामिल करते हैं उच्चावच, दूसरा जलवायु, तीसरा मिट्टी। ये तीन महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक हैं जो कृषि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उच्चावच में हम ऊंचाई, ढाल को शामिल करते हैं। जलवायु में हम तापमान, वर्षा, पाला, हवाएं, प्रकाश व धूप और मिट्टी। ये तीन प्रकार के जो भौगोलिक कारक हैं कृषि को प्रभावित करते हैं। किस तरह से ये कृषि को प्रभावित करते हैं हम इनकी बात करते हैं। उच्चावच की बात करते हैं तो उच्चावच का तात्पर्य होता है दो स्थानों की ऊंचाई में जो अंतर होता है उसको उच्चावच बोलते हैं। धरातल से हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं विभिन्न प्रकार के उच्चावच अपने को धरातल पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। ये तीन मोटे तौर पर धरातलीय स्वरूप हैं जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। इसके अलावा छोटे छोटे अन्य स्थलाकृतियां भी अपने को धरातलीय स्वरूप में देखने को मिलती हैं। तो उच्चावच में हम ऊंचाई को शामिल करते हैं और ढाल को शामिल करते हैं। जैसे जैसे
हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊंचाई बढ़ती जाती है। ऊंचाई किस तरह से कृषि को प्रभावित करती है? भारत के हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं, हम आल्प्स पर्वत की बात करते हैं, हम नॉर्वे, फिनलैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। इन सभी जगह आपको ठंडा मौसम देखने को मिलता है, लेकिन कृषि के जो प्रकार हैं वो ऊंचाई के साथ बदलते जाते हैं। यहां हिमालय क्षेत्र में देखते हैं 3500 के करीब आपको कृषि के कार्य देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई तक, वहां आपको पशुपालन की क्रिया देखने को मिलती है। लेकिन हम आल्प्स पर्वत में जाएंगे, 1500 से 2000 की मीटर की ऊंचाई पर आपको कृषि कार्य देखने को मिल सकते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो यहाँ आपको 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर कृषि कार्य देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार जलवायु लगभग एक जैसी, लेकिन वहां पर ऊंचाई के अनुसार कृषि के जो रूप हैं, कृषि के जो प्रारूप हैं, वो आपको अलग देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार हम ढाल की बात करते हैं। ढलानी क्षेत्र कृषि को सीधे तौर पर प्रभावित न करके अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि ढाल मिट्टी के कटाव को प्रभावित करता है। अगर ढाल अधिक होगा तो वहां उपजाऊ मिट्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अपर्दन की क्रिया, अपक्षय की क्रिया के द्वारा वो मिट्टी नीचे खिसक जाती है, अपर्दित हो जाती है। और ढाल अगर कम होगा तो वहां मिट्टी का जमाव उस ढलानी क्षेत्र पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी कृषि को प्रभावित करता है। हम बात करते हैं जलवायु की। विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है। वर्षा में भिन्नता देखने को मिलती है, तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है। आपको ऐसे क्षेत्र भी मिलेंगे जहां पाला पड़ता है, हवाएं तेज चलती हैं, प्रकाश की मात्रा कम आती है। एक ही अक्षांश पे होने के बावजूद भी सभी जो भौगोलिक तत्व होते हैं उनमें अंतर देखने को मिलता है आपको। और इसी कारण से यहाँ का जो कृषि प्रारूप है वो भी स्पष्ट रूप से आपको अलग देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं विषुवतरेखीय वन क्षेत्र की, जहाँ पर अनेक जो जनजातियां हैं निवास करती हैं। आपको कांगो नदी बेसिन पर पिग्मी अलग तरह से जीवन यापन करते हैं। यहाँ आपको अलग तरह से जीवन यापन करते हैं, सेमोइड, सेकोइड कृषि के कार्य करते हैं, लेकिन उनका प्रारूप और प्रकार अलग देखने को मिलता है। इसी प्रकार जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आपको कृषि के प्रकार अलग देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम जलवायु में तापमान, वर्षा, पाला, हवाएं और प्रकाश आदि की बात करेंगे। तापमान महत्वपूर्ण होता है और तापमान पर हमारा वायुदाब, वर्षा, हवाओं का चलना, ये सभी इनके प्रकाश तापमान के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये जलवायु एक ऐसा भौगोलिक तत्व होता है जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्रियाओं को प्रभावित करता है। तीसरी हम बात करेंगे मिट्टी की। धरातल के ऊपरी सतह पर जो असंगठित चट्टान चूर्ण होती है, जिनका निर्माण मूल चट्टानों से और वनस्पति के योग से होता है, उसको हम मिट्टी की संज्ञा देते हैं। विश्व में जब हम मिट्टी के प्रकारों की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार आपको मिट्टी के विश्व के संदर्भ में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक मिट्टी विशेष के क्षेत्र में भी आपको कृषि में अंतर देखने को मिलता है। जैसे नदी घाटियों के क्षेत्र में नील नदी है, सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, याकशिक्यांग है, वांगो है, मिसिसिपी नदी है। इस
नदी घाटी के क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है और इन सभी के क्षेत्र अलग अलग हैं। अलग अलग महाद्वीपों में हमें ये क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी यहाँ देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ जलोढ़ मिट्टी के कारण के होते हुए भी मिट्टी का जो प्रारूप है, कृषि का जो प्रारूप है, उसका वितरण है, उसका जो प्रकार है, उसमें अंतर देखने को मिलता है। किसी क्षेत्र में चावल की अधिकता देखने को मिलेगी आपको, किसी में गन्ने की अधिकता देखने को मिलेगी, कहीं आपको कपास की खेती मिलेगी, कहीं आपको मक्के की कृषि मिलेगी। तो इस तरह से मिट्टी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व है जो कृषि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये 3 जो भौगोलिक कारक हैं वो मिट्टी को वो कृषि को प्रभावित करते हैं और कृषि के जो प्रारूप हैं, किस्म हैं, उसका वितरण है, उसका घनत्व है, उसका उत्पादन है, साथ ही साथ वो परिवहन, बाजार आदि सभी क्रियाओं को ये एक साथ प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें हम कृषि को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक हैं, साथ ही साथ राजनीतिक जो कारक हैं, उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।